हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पंदाज क्लासेस। आज की डेट है 20 मई 2022 और आज हम देख लेते हैं कौन कौन सी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट के बारे में है। देखिए, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका एडिक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चाइल्ड को जो आपको एडिक्शन देखने को मिल रहा है, इस कितना ज़्यादा बच्चों पे नुकसान पड़ रहा है कि बच्चों की जो मनोवृत्ति है वो किस तरह से क्या नाम बेकार हो रही है। और वो एडिक्शन जो हो रहा है उसका ऑनलाइन, जो गेम्स होते हैं ऑनलाइन, जो फ्रॉड्स होते हैं या कुछ भी चीज़ है जो ऑनलाइन आपकी चीज़ें होती है, उसका कितना बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। तो इससे हम आइडिया लगाएंगे कि क्या इसका बड़ा नुकसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, एक गवर्नमेंट ने एक चीज़ लॉन्च की है, टूल किट लॉन्च की है, जिसका नाम ऑनलाइन चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट है। इसकी न्यूज़ ये न्यूज़ में क्यों आया? न्यूज़ में ये इसलिए आया क्योंकि अभी चाइल्ड ऑनलाइन टूल किट जो लॉन्च की है, ये आपका ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, उसे सेफ बनाने के लिए, कि बच्चे जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करे ऑनलाइन वो रहे तो वो उसे सेफली यूज़ कर सके, जिससे कि उन्हें कोई इफ़ेक्ट ना हो, यानी कि कोई उनका किसी भी चीज़ का कोई फ्रॉड ना हो, कोई सेक्सुअल अब्यूज़ ना हो, किसी भी तरह की किस तरह का कोई भी तरह का उसका हार्म ना हो ऑनलाइन, जो वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। ये एक हैंड्स ऑन है। अब हैंड्स ऑन क्या होता है? हैंड्स ऑन वो होता है जो अपने आप किसी ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, कोई डॉक्यूमेंट अपने आप बनाया, सीख के अपने आप तैयार किया, उसे आपको क्या कहते हैं, सेल्फ मेड बोल दो। इसको आप सेल्फ मेड भी बोल सकते हो। सेल्फ मेड डॉक्यूमेंट है ये, जो अपना बनाया सीख के। और कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसके अंदर सब कुछ समाहित है। समाहित है सब कुछ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये डॉक्यूमेंट होगा, इस डॉक्यूमेंट को सब कुछ देख के बनाया गया है, बच्चों के हिसाब से देख के बनाया गया। एक तरह की गाइडेंस है, गाइड है, जो कि ऑनलाइन वर्ल्ड को हार्म से फ्री करती है। किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस और एग्रीमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है। जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको अडॉप्ट किया गया है इसमें, ताकि हमारे बच्चे जब टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का यूज़ करें, क्योंकि देखिए आज इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी है टेक्नोलॉजी का जानना, बच्चों के लिए भी और सभी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए टेक्नोलॉजी को जानना पहचानना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और ठीक उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसके एडिक्शन से बचना, उसके बैड इफ़ेक्ट से बचना। तो इसलिए ये खासकर बच्चों के लिए टूल किट लॉन्च की गई। तो अब इसको क्या बनाया गया, एक्सेसिबल वर्कशीट इसमें होगी और रिसोर्सेज होंगे, जिसको आप ऑनलाइन भी गेन कर सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हो, और इसे हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी आप ले सकते हो, यानी कि इसे प्रिंट फॉर्म में भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं टूल किट क्या क्या इम्प्लीमेंट करेगी। देखो, सबसे पहले तो इम्प्लीमेंट करेगी जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम जानते हैं एसडीजी कितने, 17 है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे कि इराडिक्शन ऑफ हंगर, इराडिक्शन ऑफ malnutrition, और आपका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये बहुत सारे ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 17 है टोटल। ये इनको इम्प्लीमेंट करेगा। और फिर जो यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन है कि चाइल्ड्स के राइट को हमें प्रोटेक्ट करना है, चाइल्ड्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूएनसीआरसी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी ये। ठीक है, अब एक और है, जैसे कि ये है वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। ये एक मॉडल है जो कि आपके नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसको इस टूल किट के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो क्या है, अब इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। जो वी प्रोडक्ट ग्लोबल अलायंस है, वो क्या है, ग्लोबल मूवमेंट है। किसका? लगभग 200 गवर्नमेंट, लगभग 200 से ज्यादा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और सिविल सोसाइटी उसमें आती है, एक साथ आती है, और उन्होंने एक तरह का मूवमेंट चलाया जिसका नाम है क्या, वी वी प्रोटेक्ट वी प्रोटेक्ट ग्लोबल ग्लोबल अलायंस। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस की गाइडलाइंस के बारे में, जो कि चाइल्ड्स को ऑनलाइन प्रोटेक्शन को लेके बनाई गई है, यानी कि चाइल्ड को ऑनलाइन से के बैड इफेक्ट्स से प्रोटेक्ट करती है। ये भी एक तरह का कॉम्प्रहेंसिव रिकमेंडेशंस का सेट है, जो चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए और एजुकेटर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, पॉली मेकर्स के लिए इसको बनाया गया है। अब यूनिसेफ की ये जो यूनिसेफ है, तो यूनिसेफ की जो ड्राफ्ट पॉलिसी की जो गाइडलाइंस है, उसमें आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके बच्चों को कैसे हार्मफुल इफेक्ट से बचाया जा सकता है, इंटरनेट के या टेक्नोलॉजी के हार्मफुल इफेक्ट से बचाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? इसका देखिए सिग्निफिकेंस यही होगा कि जो बच्चे जो भी वुलनरेबल है, क्योंकि वो बच्चे कौन ज्यादा वुलनरेबल, अब देखो बच्चों को उतनी समझ होगी नहीं, बच्चों को ज्यादा समझ होगी नहीं, बच्चों में इस चीज का एडिक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल्स में घुसे रहते हो, वो इंटरनेट पे कार्टून देखते हैं और क्या नाम आपका गेम्स खेलते हैं। तो अपनी स्टडी से थोड़ा सा वो कट ऑफ होते जा रहे हैं, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, ये बहुत बड़ा हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे कहीं ना कहीं हार्म कर रही है। तो इसका जस्ट यूज बहुत जरूरी है, यानी कि जस्टिफिएबल यूज होना चाहिए, उतना यूज होना चाहिए जितना कि आपके काम का हो, ना कि इसमें डूब जाए। तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिले, जैसे कि आपने पिछले कुछ टाइम में पढ़ा होगा ब्लू व्हेल, एक सॉरी ब्लू व्हेल का एक गेम था। उसमें उस गेम को खेलने से ना क्या बच्चे आप सुसाइड करने लगे थे। तो अब वो क्या था, ये एक ऑनलाइन गेम था जिसकी वजह से बच्चों में इस तरह की टेंडेंसी, इस सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिल रही थी। और ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ब्लू जैसे कि बच्चे क्या होते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, कि बच्चे को बहुत आसानी से टारगेट किया जा सकता है, उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये इंटरनेट के थ्रू। कोई भी आपका जैसे दुश्मन देश है, वो हमारे बच्चों को पैसे का लालच देके या किसी भी चीज का लालच देके उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें मत इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए ये टूल किट तैयार की गई है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा बच्चे वुनरेबल होते हैं, इसी चीज को यहाँ पे ये बताया गया कि इसलिए बच्चों को हमें बचाना है। तो अब इसमें क्या है, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में लगभग 50% जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन जो 2020 में देखने को मिला है, और जबकि 2019 में कितना था, 34.4 था, यानी कि 34.5% लगभग आपका 2019 में था। और ये आपका कितना देखने को मिल रहा है 2020 में, कितना देखने को मिल रहा है 2020 में 50% आपका टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे कि चाइल्ड सेक्सुअल सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज जो होती है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है चाइल्ड्स का, उससे भी ये बचाएगा। ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है और ये ऑनलाइन से ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अभी ये बोला गया कि 2020 में जो लगभग 56 मिलियन ऐसे केसेस आए सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज के, कि उनमें ये बताया गया कि ऐसा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे कि उनको इस कुकृत्य के लिए, हम इसे एक मतलब वो कुकृत्य ही बोलेंगे, गंदा काम ही बोलेंगे, जिसमें उसे धकेला जा रहा है। तो इस चीज के लिए एक डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए इसको रोकने के लिए? इस गवर्नमेंट ने देखो कुछ स्टेप्स लिए। देखो, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि जो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, यानी एनसीपीसीआर है, उससे एस्टेब्लिश किया गया है। इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट को रजिस्टर किया जाता है और उसका उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ऐसा नहीं कि मान लो कोई भी बच्चा है वो सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज का शिकार हो गया है, तो उसको उसने अगर ऑनलाइन आपका ऑनलाइन उसने अपनी कंप्लेन कंप्लेन रजिस्टर की, तो और वो ओपन टू पब्लिक होगी, यानी ओपन टू ऑल नहीं होगी, तो उसको क्या है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। तो इससे क्या होगी, उनकी जो है सिक्रेसी बनी रहेगी, और जिससे कि उस जो इस तरह का काम हुआ है उसका भी निवारण किया जा सकता है, इन केसेस में कमी लाई जा सकती है। दूसरा इन्होंने इनिशिएटिव चलाया, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी CCPWC स्कीम। इस केस में क्या होगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुआ, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल हुआ, रेप के केसेस हुए, गैंग गैंग रेप के केसेस हुए, इस तरह की जो इमेजेस और एमएमएस वायरल हो जाते हैं और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को वायरल जो करते हैं, उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जाएगी। चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट एस्टेब्लिश की गई है। अब ये क्या क्या ऑफर करेगा आपको, ये जो है चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ये क्या ऑफर करती है? इसमें आईपीसी के प्रोविजन किए गए, जैसे कि देखो आईपीसी का प्रोविजन यहाँ पे किया गया, इसमें पोक्सो एक्ट में किया गया है, और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में किया गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा कनेरी केव के बारे में, ये कुछ फिगर्स है, जैसे
जैसे ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब आपके कनेरी केव के फिगर है, कन्हेरी केव के आपके पिक्चर्स है। जितने पिक्चर सब कन्हेरी केव, अब आप देख सकते हो कितने मैग्निफिसेंट, कितने मार्वलस आपके ये पिक्चर्स है, कितना मार्वलस डिजाइन है। ये आपकी एक एंशियंट आर्ट की वो बताता है, एंशियंट आर्ट कितनी ज्यादा यूनिक थी, और कितना उसमें मतलब रिफाइनमेंट आ चुका था, कितनी बेहतरी के साथ उन्हें चीजों को डिजाइन किया जा सकता है। मतलब क्या इंजीनियरिंग लगती थी उस टाइम पे। ये नहीं कि बस एक बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, जो भी उस टाइम पे बनाते थे, जैसे कि विहाराज बना दिए, विहाराज बना दिए, और छत्रराज बना दिए, मंदिर बना दिए, ये आपकी केव्स बना दी। तो वो सिंपल वो नहीं, उनमें 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 क्या होता है, एमिनिटी जो बेसिक एमिनिटीज होती थी, उनका भी स्पेशल प्रोविजन किया जाता था। जैसे कि बेसिक एमिनिटीज बना मान लो, जैसे कि आपका कोई डैम टाइप का बना दिया, जिससे कि पानी को कंजर्व किया जा सके, पानी को कंजर्व किया, डैम बना दिया, उस डैम का पानी को कंजर्व, जिससे बाढ़ को रोके, वो पानी को आगे यूज किया जा सकता है। और ड्रेनेज सिस्टम आपने तो देखा ही होगा, जो आपका इंडस वैली थी, इंडस वैली में कि ड्रेनेज सिस्टम कितना हाई लेवल की उसमें इंजीनियरिंग लगी हुई थी। जो ड्रेनेज सिस्टम है आपका, उनमें पे भी काफी ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फिगर था, आप देख सकते हो तो किस तरह से कार्व आउट किए गए। और ये सारी की सारी जितनी भी रॉक्स है, ये आपकी रॉक कट केव्स है। ठीक है, तो अब सोच के देखिए इनको कितनी बारीकी से काटा गया है। इनके ऊपर फिगर्स आप देख रहे हो, जो भी इनके ऊपर ये आपके रॉक कट केव के फिगर बने हुए हैं, कितने बड़े बड़े ऊंची ऊंची ये बनी हुई है। और देखिए आज भी ऐसी की ऐसी ही है। तो आगे बढ़ते हैं इनके लिए। तो अभी क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इनोग्रेट किया किसको, एमिटीज इन कनेरी केव्स। किस ओकेजन पे, बुद्धा पूर्णिमा थी अभी। ठीक है, तो उसके ओकेजन पे उसमें बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड किया गया कनेरी केव्स में। अब कनेरी केव्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वहाँ पे एमिनिटीज प्रोवाइड की गई, इंपॉर्टेंट कनेरी केव्स है, क्योंकि कनेरी केव्स पर क्वेश्चन बन सकता है और पीछे पूछे भी गए हैं। अब जो कनेरी केव्स है, कनेरी केव ये ग्रुप ऑफ केव्स है। ठीक है, आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ केव्स है, वहाँ पर बहुत सारी केव्स मिलेगी। ये नहीं कि एक ही केव है या दो केव है, ये बहुत सारी केव्स है आपकी। तो ग्रुप ऑफ केव्स है, और ये सारी रॉक कट मॉन्यूमेंट है, जो कि मुंबई के जो वेस्टर्न पार्ट है, मुंबई का आउट स्किट का, आपको मतलब शहर से अलग वाला एरिया, वहां पर ये स्थित है। ये कह सकते हो इनकी जो लोकेशन है स्पेशली, वो क्या है, संजय गांधी जो फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, उसमें ये देखने को मिलती है। जो कनेरी जो वर्ड नाम है, वो कहाँ से डिराइव किया गया है, ये कनागिरी से डिराइव किया गया है। जो ये कानागिरी आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हो, कानागिरी से डिराइव किया गया है। क्योंकि आप देखिए उस टाइम पे जब आपका बुद्धिज्म था, तो उस वक्त तो प्राकृत चलती थी, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में प्राकृत लैंग्वेज कब ज्यादा बोलबाला था, संस्कृत और प्राकृत का मेनली प्राकृत थी। तो प्राकृत में कानागिरी नाम था, कानागिरी से बना नाम कनेरी। ठीक है, तो प्राकृत वहां पर लैंग्वेज चलती थी। और वो ये क्या नासिक की इंस्क्रिप्शन से मिला है। और जो सातवाना जो आपके रूलर थे, जो वशिष्ठ पुत्रा पुलुमावी, सातवाना जो रूलर थे, उनकी जो इंस्क्रिप्शन मिली है, उनसे ये पता लगा है कानागिरी, उसमें नाम इंस्क्राइब है। तो उसी से इसको इन्फर्ड किया गया है कि कन्हेरी, इसको इसलिए बोला जाता है। अब कन्हेरी जो है वो क्या है, बहुत सारे देखो आप जानते हो, पहले ट्रेवलर, फॉरेनर्स ट्रेवलर आए हमारे यहाँ पे, जैसे फाइन हो गया, और इबन बतूता हो गया, और बहुत सारे ट्रेवलर आए हैं, वो जो फॉरेन कंट्रीज से आए हैं। आप कोई अफगानिस्तान से आया, कोई आपके ईरान से आया, कोई चाइना से आया, कोई क्या ये आपके यूरोप से आए हैं। डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि आपके ये क्या ना, मिडिल ईस्ट से बहुत सारे ट्रेवलर्स आए थे। उन्होंने अपने ट्रेवलॉग्स में जो आपकी वो थी, उन चीजों को मेंशन किया हो। तो उसमें ये बताया कि जो शुरू के बहुत रेफरेंस हमें मिले, वो जो कौन सी ईस्वी में, 399 1411 ईस्वी में ये मिले कि फाइन जब आया था, उसने इंडिया को विजिट किया था, उसने अपने ट्रेवलॉग में इसका जिक्र किया है। तो उससे भी हमें ये पता लगता है, सोच के देखिए कितने हजार साल पुरानी ये बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक्सकेवेशन कैसे किया गया, कैसे कैसे इसका एक्सकेवेशन हुआ। जो कनेरी केव्स है, उसमें लगभग 110, यहाँ पे ये देखिए आप, 110 डिफरेंट रॉक कट मोनोलिथ्स एक्सकेवेशंस किए गए। अब देखिए मोनोलिथ जो यहाँ पे ये लिखा है, मोनोलिथ का मतलब होता है कि, मोनोलिथ का मतलब होता है लिथिक, बोल दीजिए आप। मोनोलिथ का जो एक ही रॉक से, वन रॉक, यानी कि वन रॉक, या आप बोल दी सिंगल रॉक। मान लीजिए ये कोई रॉक है,
ठीक है। इस रॉक से आप अब ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट रॉक को मिला मिला के एक केव बनाएंगे। एक ही केव से कट कर करके जो भी उस टाइम पे उनके पास इक्विपमेंट और जो भी हथियार होते होंगे उनसे कट कर करके ये केव्स बनाएगी सिर्फ एक ही रॉक से, इसलिए बोलते हैं मोनोलिथिक। एक ही सिंपल पत्थर है। अगर आपका क्या नाम सैंड सैंड स्टोन है तो सैंड स्टोन, मार्बल है तो मार्बल, और आपका जो भी पत्थर है सिर्फ एक ही कंपोजिशन का पत्थर होगा। तो रॉक कट तो आप समझ ही गए, रॉक कट का मतलब है कि जो रॉक चट्टान से कट करके निकाला गया। लगभग 110 डिफरेंट टाइप के केव्स एक्सकेवेशन हुए हैं। उसमें जो लार्जेस्ट सिंगल केवेशन यही है कि आपका कन्हेरी केव है। इसका जो एक्सकेवेशन का स्केल की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी चीजें कौन कौन सी मिले। वाटर सिस्टम्स मिले। वाटर सिस्टम्स के जो पानी के निकासी के रास्ते, पानी का आने जाने के रास्ते, कि पानी तो कहीं से आता होगा ना, और पानी का कहीं पर निकाल भी होगा जहाँ से वो पानी जाता होगा, तो वो वाटर सिस्टम से एपिग्राफ्स ऐसे मिले हैं। ठीक है। अब जो ये है उसमें ओल्डेस्ट डैम भी मिले हैं। अब स्तूप, ये जो स्तूपा बरियल गैलरी भी मिली है। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। और ये बताता है कि जो ये मोनास्टिक कैरेक्टर के थे, इनकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म के, जैनिज्म के पिलग्रिम्स रहा करते थे उस टाइम पे। उन्होंने इनको कटवा कटवा के थोड़ा बनवाया है। जो उस टाइम के रूलर्स थे, जैसे सातवाना रूलर हो गए, तो उन्होंने कटवा के। और ऐसा नहीं कि एक दिन में कट के, 2 दिन में, एक साल में, 2 साल में, लगभग 100 साल से भी इन्हें ज्यादा लगे हैं इनको बनने में। ठीक है। अब इसके आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो जो ये एक्सकेवेशन हुए हैं, इसे हीनयाना फेज में, जो बुद्धिज्म की फेज थी। अब देखो बुद्धिज्म की भी आप अगले फिगर में भी देखेंगे कि हीनयाना जो बुद्धिज्म था, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है। आप सभी जानते हैं, एक तो हो गया था हीनयाना में, और दूसरा हो गया था महायाना में। ठीक है। अब उसके भी अपने चार वो आ जाते हैं, सिद्धांत आ जाते हैं। ठीक है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। जो बुद्धिज्म था उसमें कहने, इसमें मेनली तो काम इसमें हुआ उसका आर्किटेक्चर का। फिर मायाना स्टाइलिस्टिक आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलता है। और थोड़ा बहुत वज्रयाना ऑर्डर का मिलता है। पैट्रोनेज किसने दी, कि किसके काल में बनवाई गई, किसने बनाई, कि ये सातवाहन जो रूलर थे उन्होंने। और त्रिकुटास जो थे, वकटाकास जो थे, और सिलहाराज जो थे, इन्होंने ये, क्योंकि हेल्दी वो वेल्दी रूलर थे, तो इन्होंने इनको के पैट्रोनेज दिया बुद्धिज्म को। उन्होंने ये गुफाएं और ये केव्स तैयार करवाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका सिग्निफिकेंस क्या है आज के टाइम में, अगर सिग्निफिकेंस की हम बात करें कि सिग्निफिकेंस इनका जो है वो ये है कि जो, सॉरी, जो कन्हेरी केव्स है ये बहुत ही एंशियंट है, पुरानी है। और ये हेरिटेज है, ये इंडियन हेरिटेज है। तो इंडियन हेरिटेज को कि यूनेस्को में जगह दी गई, यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें जगह दी गई है। तो इससे आपके ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इंडिया के टूरिज्म को रिप्रेजेंट करे, टूरिज्म आता है वहाँ। आर्ट, इंडिया का एंशियंट आर्ट एंड कल्चर कैसा था, किस लेवल का आर्ट एंड कल्चर था, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के मार्वल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो ऐसी हेरिटेज है। इसमें अजंता और एलोरा के दोनों ही कंबाइन हो जाती है, क्योंकि थोड़ी दूर आपको अजंता और एलोरा भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इसमें देखिए, यहाँ पे बता के नॉलेज देती किसके बारे में, उस टाइम की आर्ट के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, कि वहाँ पे इंजीनियरिंग कैसी थी। मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट था उसका कैसा, पेशेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द पीपल, है ना, जो उन्होंने पेशेंस और प्रिजर्व पेशेंस दिखाया इनको बनाने में, और इनको प्रिजर्व करना। सोच के देखिए, कोई काम आज स्टार्ट हुआ तो वो 1-2 साल चलेगा, फिर वो बंद हो जाता है। अगली आदमी उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, मगर यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी आपका लोगों ने इस चीज को इंटरेस्ट लेके बनाया और उनको कंप्लीट किया। तो देखिए, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, लगभग 100 साल से भी ज्यादा लगे इनको बनने में। और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें कि यही है कि जो इसमें बुद्धिज्म के टाइम में इसमें कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन देखने को आपको मिला, कि जो बुद्धिज्म का फेथ था, तो इसका जो फेथ था उसमें ये आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम अभी कनेरी केव्स की बात कर रहे थे, हीनयान और महायान की दोनों जो बात कर रहे थे, तो देखिए बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक तो हीनयान में, एक महायान में। अब हीनयान के भी अपने दो थ्योरी थी। एक, अरे क्या हो रहा है, सॉरी,
हीन यान की भी अपनी दो थ्योरी थी। एक तो थेरवाद थेरावाद था और दूसरा श्रावस्तीवाद था। ठीक है, अब श्रावस्तीवाद की दो पार्ट है, विभाषिका और दूसरा स्वतंत्रिका। ठीक है, और महायान के दो थे, वो चित्तमत्र और मध्यमिका मार्ग। चित्तमत मार्ग और मध्यमिका मार्ग, ये आपके चार टीनेट्स है, चार सिद्धांत है जो कि बुद्धिज्म के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हीनयान महायान का मैं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हीनयान महायान में क्या है कि जो आपका ये है हीनयान है, उसे आप लेसर व्हीकल भी बोल देते हैं। लेसर व्हीकल या अबेंडेंट व्हीकल या डिफेक्टिव व्हीकल, यानी कि डिफेक्टिव, अबेंडेंट, लेसर। लेसर मतलब कम, छोटा, हीन। जैसे कहते हैं ये बहुत हीनता दिखा रहा है, हिंदी में जो वर्ड बोला जाता है हीन, यानी कि बहुत ही लेसर, बहुत ही छोटा। अबेंडेंट, जिसे त्याग दिया गया, जो डिफेक्टिव हो, उसे हीन बोला जाता है। इसमें क्या बिलीव किया जाता था, इस हीन या ना आपका ग्रुप जो बना था, ब्रेक हो गया बुद्धिज्म का, इनमें जो बुद्धा ने जो टीचिंग्स दी थी उनको ही फॉलो किया जाता था। उस डॉक्ट्राइन को जो फॉलो किया जाता, जो एल्डर्स ने उनको सिखाया। और ये आइडल वर्शिप में, यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, कि बुद्धा की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। जब हीनयान ये था, जो आपका ग्रुप था, एक समुदाय कम्युनिटी थी, वो आप देखने को मिलेगा उनके टाइम में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। और इनका ये कहना था कि आप जो मोक्ष प्राप्त कर सकते हो अकेले प्राप्त कर सकते हो, किसके थ्रू, कि आप अपने आप को संयमित रखो, संयम रखो और आप योग करो, ध्यान लगाइए, उसके थ्रू आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। थेरावाद जो कि हीनयाना का ही एक सेक्ट है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं महायाना पे। महायाना में क्या है कि बुद्धिज्म में ये बिलीव किया जाता है कि ये हेवनली है, यानी कि आपकी हेवनली बॉडी, मतलब कि इसमें स्वर्ग, नर्क, इन चीजों का सब कंसेप्ट आने लगा। इसमें ज्यादातर आपका मेटीरियलिज्म को बढ़ावा मिल गया, मेटीरियलिज्म को बढ़ावा मिला वो जो महायाना में। इसमें लोग नशा करने लगे, स्त्रियों का वो करने लगे, भोग करने लगे। ठीक है, मूर्ति पूजा करने लगे, बुद्धा की मूर्ति पूजा होने लगी, वर्शिप होने लगी। ठीक है, तो इसमें ये सब देखने को मिला। ये कहाँ पे ओरिजिनेट ज्यादा देखने को मिला, ये नॉर्दर्न इंडिया में और कश्मीर में इसका स्प्रेड ज्यादा हुआ, और जिससे यहाँ से फैलता चला गया आपका सेंट्रल एशिया में। ठीक है, ठीक, और सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे इलाकों में। और इसमें महायाना के जो ये मंत्र, यानी कि जो मंत्र होते थे कि भाई बुद्धम शरणम गच्छामि, या और भी कई मंत्र होते हो, उन पे ज्यादा विश्वास किया जाने लगा। ठीक है, अब इनका जो मेन प्रिंसिपल था वो किस चीज पे बेस्ड था, कि यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द ऑल बीइंग्स। जितनी भी पूरी मानव जाति है, जितने भी इंसान है धरती पे, उनका सबका दुख का एक ही निवारण है। उनका निवारण ये है कि अपने दुखों से मुक्ति पा जाओ, यानी कि मोक्ष पा जाना। ठीक है, तो इसको महायाना सेक्ट में इंक्लूड किया गया था, जिसको हम ग्रेट व्हीकल भी बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल वही है कि जो अभी हमने डिस्कस किया, कि भाई एग्जिस्टेंस, जो ये एग्जिस्टेंस ऑफ बुद्धास एंड बोधिसत्वास, एम्बोडिंग बुद्धा नेचर। इसमें बुद्धास और बोधिसत्वास का आपको एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स पे है। नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स, ये क्या है कि देखो गवर्नमेंट ने अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए हैं। वो अमेंडमेंट क्यों प्रपोज किए हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, तो पहले इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018 जो है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके क्या क्या फीचर है। इसका देखिए, इसमें टारगेट किया गया था कि 20% ब्लेंडिंग इथेनॉल की होगी, किसमें, पेट्रोल में, और 5% ब्लेंडिंग होगी किसमें, बायोडीजल की, किसमें, डीजल। कब तक, 2030 तक। यानी कि इसमें बोला गया कि 20% ब्लेंडिंग पेट्रोल में, पेट्रोल की, और 5% ब्लेंडिंग किसकी, आपकी बायोडीजल की। ठीक है, और कब तक, आपके 2030 तक होगी। ठीक है, इसमें ये बोला गया। फिर दूसरा ये बोला गया कि जो एडवांस बायोफ्यूल्स है, अब एडवांस बायोफ्यूल्स की मतलब इसमें जनरेशन आ जाए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो एडवांस बायोफ्यूल्स में क्या गया, जो पॉलिसी ये बताती है कि वायबल गैप फंडिंग स्कीम के थ्रू जो सेकंड जनरेशन के इथेनॉल बायो रिफाइनरीज लगाई जाएंगी।
सेकंड जनरेशन से सेकंड जनरेशन की इथेनॉल बायो रिफाइनरी लगाई जाएगी, जिसका खर्च कितना होगा, 5,000 करोड़। कितने साल में लगाई जाएगी, 6 साल में लगाई जाएगी। इसके अलावा जो एडिशनल टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे, हायर परचेज प्राइसेस एज कंपेयर टू फर्स्ट बायो फ्यूल्स। ठीक है। जो आपके फर्स्ट बायोफ्यूल्स थे, जो फर्स्ट बायोफ्यूल्स उनके कंपैरिजन में इनका हायर परचेज प्राइस होगा, इन्हें एडिशनल टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे और बायो रिफाइनरीज लगाई जाएगी। ठीक है। अब इनका कैरेक्टराइजेशन किया गया है बायोफ्यूल्स का। पहला तो है बेसिक बायोफ्यूल्स, जिसमें फर्स्ट जनरेशन आ जाता है। दूसरा एडवांस बायोफ्यूल्स। ठीक है। तो पहला आप कह दो, वो फर्स्ट है आपका बेसिक बायोफ्यूल्स। ठीक है, बायोफ्यूल्स। ठीक है। दूसरा है आपका एडवांस बायोफ्यूल्स। ठीक। अब जो ये बेसिक बायोफ्यूल्स एडवांस बायोफ्यूल्स है, जो बेसिक बायोफ्यूल्स है आपकी, ये वाला बेसिक बायोफ्यूल्स है, इसमें आ जाता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स आ जाता है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स है बायो इथेनॉल और बायोडीजल, इसमें ही आ जाएंगे। बायो इथेनॉल, बायो इथेनॉल, इथेनॉल एंड बायोडीजल, बायोडीजल। ठीक है। और जो कि एडवांस में आ जाएंगे, ये आते हैं सेकंड जनरेशन, जिसमें इथेनॉल ड्रॉप इन फ्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है। इसमें आ जाएंगे इथेनॉल ड्रॉप इन फ्यूल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो एक होता है एल्गी बेस्ड फ्यूल्स होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे थर्ड जनरेशन फ्यूल। यानी कि थर्ड जनरेशन फ्यूल्स में कौन से होंगे, एल्गी बेस्ड फ्यूल्स, एल्गी बेस्ड फ्यूल्स। ठीक है। ये होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो, सॉरी, इसका इंक्रीज स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ इथेनॉल प्रोक्योरमेंट बाय एनकरेजिंग इंटरमीडिएट। अब इसका जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है, इसमें क्या करेगा ये, इनका रॉ मटेरियल का इन स्कोप को इंक्रीज करेगा। कैसे कि जो रॉ मटेरियल होता है हमारा, जैसे कि आपके कॉर्न हो गए, कॉर्न वाले मटेरियल हो गए, जितने भी आपका ग्रेन्स हैं, अगर वो डैमेज हो जाते हैं कुछ, उनको यूज किया जा सकता, उनसे इथेनॉल बनाया जाएगा, इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी पेट्रोल में। जैसे आपका बी मोलेसिस है, ठीक है, शुगर केन है, जूस है, और शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स है, या डैमेज फूड ग्रेन्स है, उनको सबको यूज किया जाएगा एज ए रॉ मटेरियल इथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। ठीक है। और इसमें क्या है, डेवलप नेशनल बायोमास रिपोजिटरी बाय कंडक्टिंग अप्रेजल ऑफ बायोमास। ठीक है। अब इसमें एक बायोमास, नेशनल बायोमास रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी। क्या, नेशनल बायोमास रिपोजिटरी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो बायोडीजल प्रोडक्शन को ये एनकरेज करेगा, ठीक है, नॉन एडिबल ऑयल, क्योंकि नॉन जो एडिबल ऑयल है उनका कंज्यूमशन थोड़ा सा कम होगा। कुकिंग ऑयल का जो कंज्यूमशन है, उसको जो आपका वेस्टेज हो जाता है उनको यूज करेगा। इनका दूसरी चीज़ों में यूज कम होगा। तो ओवरऑल आपका एक तरह से एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसको, क्योंकि बायोलॉजिकल जो फीड स्टॉक है उसको तैयार किया जाएगा एक अच्छी क्वालिटी के साथ। अब एक होगी नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी सेटअप की जाएगी। जो कौन सेटअप करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये सेटअप करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस किस तरह से जो फर्स्ट जनरेशन रॉ मटेरियल है वो इथेनॉल बनाएंगे। ये इंटरमीडिएट है जो बी मोलेसिस होता है, मोलेसिस जो गन्ने की, उसमें जब गुड़ बनता है तब निकलता है, शुगर केन जूस से। ठीक है। जितने भी शुगर कंटेनिंग मटेरियल जिनमें शुगर होता है, शुगर बीट होगी, शुगर सोरगम हो गया, स्टार्च वाले मटेरियल जिनमें स्टार्च होता है, जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, जो कॉर्न वाली चीज, कसावा, रोटन टोटन पोटैटोज, डैमेज ग्रेन फूड जो होंगे, जैसे वीट है, आपका डैमेज हो जाता है, उसमें घुन लग जाता है, ठीक है, वो हो गए। या टूटे हुए राइस, जो थर्ड क्वालिटी के राइस होते हैं, अनफिट फॉर कंज्यूमशन, जिन्हें खाया नहीं जाता है। और फूड ग्रेन ड्यूरिंग सरप्लस फेज, अगर आपके पास जैसे सरप्लस हो जाता है और वो कई बार वेस्ट हो जाता है, आपने देखा होगा जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके जो गोदाम है उसमें अनाज सड़ जाता है, जो मान लो अनाज सड़ गया है, बहुत सरप्लस है, उन्हें आप इथेनॉल बनाने में यूज कर सकते हो। ठीक है। इससे बहुत सारी कॉस्ट कटिंग होगी आपकी।
ठीक है, जब पेट्रोल का कंज्यूमशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अभी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब इसने क्या किया है कि अमेंडमेंट को अप्रूव किया है, नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल 2018 में अमेंडमेंट कौन कौन से की अमेंडमेंट को अप्रूवल मिला है। मोर फीड स्टॉक, ज़्यादा से ज़्यादा फीड स्टॉक होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और आपका पेट्रोल डीजल का कंज्यूमशन कम हो सके, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट क्या नाम इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इथेनॉल का ब्लेंडिंग का जो टारगेट था वो 2030 तक था, 2030 तक हमें ब्लेंडिंग करनी थी, 20% करनी थी बायोफ्यूल्स की, इथेनॉल की उसमें, पेट्रोल में, और 5% हमें करनी थी डीजल में। तो ये जो है आपका जो हमें इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी थी, उसका टारगेट आपने 5 साल पीछे कर दिया, सॉरी 5 साल आगे बढ़ा दिया, यानी कि पहले 2030 तक होना था, अब 2030 में ना होके इसको एडवांस फेज में ले आती है, 2025 तक इसको हमें अचीव करना है। ठीक है, अब ये क्या प्रमोट करेगा, ये बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन को कंट्री में प्रमोट करेगा, जिससे कि हमारा मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा, और इसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी कमेटीज की बात कर ले कि इसकी कमेटी में कौन कौन से मेंबर होगा। सबसे पहले तो कमेटी की अगर हम बात करें, तो कमेटी में आपका जो कमेटी का नाम होगा नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। इसमें नए मेंबर होंगे, लगभग इसमें कितने मेंबर होंगे, 14 मिनिस्ट्री से ये इसमें मेंबर होंगे। जो एनबीसीसी इसके जो चेयरमैन होंगे वो मिनिस्टर होंगे, कौन से, ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम गैस के मिनिस्टर होंगे। इसमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे कि ये बायोफ्यूल जो प्रोग्राम है उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके, इसलिए कमेटी बनाई गई है। अब जो बायोफ्यूल्स का हमारा एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस होगा, और हमारा उसका पेट्रोल डीजल का जो कंज्यूमशन है वो रिड्यूस होगा, ओवरऑल हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो रिड्यूस होगा, यानी एक्सपोर्ट ऑफ बायोफ्यूल्स इन स्पेसिफिक केसेस। ठीक है, सॉरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है रिड्यूस होगा, एक्सपोर्ट इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो हमारी मेक इन इंडिया ड्राइव है कि हमें अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, ठीक है, उसको बूस्ट अप करता है। अब और भी है कि इस आत्मनिर्भर जो भारत है हमारा, आत्मनिर्भर भारत को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। इस आत्मनिर्भर भारत में जो एनर्जी की हमारी इंडिपेंडेंसी का हमारा जो विजन है वो 2047 तक हमें पूरा होता इसके थ्रू दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेगा। आगे बढ़ते हैं, इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, वही जो अभी हमने पढ़ा मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किए गए। अब हम बेसिक हमने कैटेगराइज इसको किया है, बेसिक फ्यूल्स में, एडवांस फ्यूल्स में। ठीक है, और एक एलगी एलगी वाला था, है ना। ठीक है, अब जो बेसिक फ्यूल्स की अगर हम बात करें, तो बेसिक फ्यूल्स में यानी कि उन्हें फर्स्ट जनरेशन फ्यूल भी बोलते हैं, जिसमें बायो इथेनॉल और बायोडीजल आते हैं। ये एडवांस बायोफ्यूल्स कहलाएंगे। अब एडवांस बायोफ्यूल्स में भी दो टाइप के फ्यूल्स आ जाते हैं, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में इथेनॉल, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आपके ड्रॉप इन फ्यूल्स आ जाएंगे, और थर्ड जनरेशन जो होगी बायोफ्यूल्स की, उसमें बायो सीएनजी आ जाएगी। ठीक है, जो जो क्या नाम आपका जो फिनेंशियल और फिजिकल इंसेंटिव है उनको आपको एनहांस करें। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, तो जो इसके फीचर्स है, यानी कि इसके जो रॉ मटेरियल का जो इथेनॉल प्रोडक्शन होगा रॉ मटेरियल से, उनका क्या स्कोप है यूज का। ठीक है, आपका जो शुगर कैन जूस है उससे आप इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हो। शुगर के जितने भी शुगर कंटेनिंग मटेरियल, जैसे कि शुगर बीट होगा, स्वीट मोरगम होगा, और भी कई सारे, उन आप बना सकते। स्टार्च वाले मटेरियल से, डैमेज फूड ग्रेन से आप बना सकते हो। ठीक है, यही सब बताया गया है इसमें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो आपको अच्छी लगी तो शेयर और इसे लाइक करें। कल फिर नए डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।